नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीपीसी के अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा के बारे में। और रेस जुडिकाटा की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ रेस जुडिकाटा, फिर हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ रेस जुडिकाटा, उसके बाद में हम लोग कवर करेंगे एसेंशियल कंडीशंस ऑफ रेस जुडिकाटा, फिर हम देखेंगे मैक्सिम्स फ्रॉम विच रेस जुडिकाटा ओरिजिन, यानी कि उन मैक्सिम्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जिनसे रेस जुडिकाटा का ओरिजिन हुआ है या जिन पर रेस जुडिकाटा बेस्ड है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्कोप ऑफ रेस जुडिकाटा, फिर हम कवर करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ रेस जुडिकाटा और लास्ट में हम लोग कवर करेंगे एक्सेप्शंस ऑफ रेस जुडिकाटा। यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रेस जुडिकाटा से जुड़े हुए ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को। तो अगर आपके मन में भी रेस जुडिकाटा से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि कि रेस जुडिकाटा से जुड़े हुए आपके सारे डाउट्स इस सिंगल वीडियो में खत्म हो जाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ रेस जुडिकाटा से। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि रेस जुडिकाटा जो है एक लैटिन फ्रेज है जो दो लैटिन वर्ड्स यानी कि रेस प्लस जुडिकाटा से मिलकर बना है। अगर हम रेस जुडिकाटा को अलग अलग ब्रेक डाउन करते हैं तो रेस का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर या फिर ऐसा इशू जिस पर दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है। वहीं अगर हम बात करें जुडिकाटा का, तो जुडिकाटा का मतलब होता है एडजुडिकेशन या फिर ऐसा कोई भी चीज़ जो पहले से ही डिसाइड है, जो डिसाइडेड है। और अगर हम इनको सिंपल वर्ड में एक साथ अगर हम पढ़ें तो इसका मतलब होता है, यानी कि रेस जुडिकाटा का मतलब होता है कि ऐसा सब्जेक्ट मैटर जो पहले से ही डिसाइड किया गया है या ऐसा डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज जो पहले से ही डिसाइड किया गया है। किसके द्वारा डिसाइड किया गया दोस्तों? किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा जो पहले से ही सेम पार्टीज के बीच में सब्जेक्ट मैटर था या इशू था, डिसाइड किया गया है, उसको हम कहते हैं रेस जुडिकाटा। क्लियर करते हैं रेस जुडिकाटा के डॉक्ट्राइन को एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए एक ए नामक एक व्यक्ति है जिसने बी नामक व्यक्ति पर रिकवरी का सूट या केस फाइल किया, जिसको कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पहले से ही डिसाइड कर दिया कि भैया ये जो केस है, ये जो प्रॉपर्टी है, वो जाएगी बी नामक व्यक्ति के पास में। यहाँ पर ए नामक व्यक्ति जो है वो केस हार गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि ए नामक व्यक्ति दोबारा से ही उसी प्रॉपर्टी के लिए, उसी रिकवरी के लिए सेम यानी कि बी नामक व्यक्ति के खिलाफ वाई नामक कोर्ट में केस फाइल कर देता है। अब क्योंकि ये केस जो है सेम पार्टीज में था, सेम टाइटल्स से था, सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए था और जो कि कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा पहले से ही डिसाइड हो चुका है, तो यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा और जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है यानी कि वाई जो कोर्ट है, इस बार उस केस को इंटरटेन करने से या इंस्टीट्यूट करने से मना कर देगा। आई होप आपको मीनिंग ऑफ रेस जुडिकाटा पता चल गई होगी। यानी कि अगर सेम पार्टीज के बीच में सेम टाइटल से सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेकर अगर सूट जो है पहले ही कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिसाइड हो चुका है और फिर भी दोबारा से केस फाइल किया जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा। अब अगर हम बात करें कि भैया रेस जुडिकाटा को डिफाइन कहाँ किया गया है, तो रेस जुडिकाटा को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी कि सीपीसी के सेक्शन 11 में डिसाइड किया गया है, जो कहता है नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज़ बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन पार्टीज अंडर whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। दोस्तों, लीगल लैंग्वेज में नहीं फंसना है, मतलब समझते हैं। सेक्शन 11 कहता है कि कोई भी कोर्ट जो है वो उस सूट को ट्राई नहीं करेंगे, उस सूट को इंस्टीट्यूट नहीं करेंगे, इंटरटेन नहीं करेंगे जिसमें जो मैटर है डायरेक्टली हो चाहे सब्सटेंशियली हो, जो सेम पार्टीज के बीच में हो, सेम टाइटल से हो, सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए हो यानी कि सेम क्लेम के लिए हो, सेम लिटिगेशन के लिए हो, जो कि कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा पहले ही डिसाइड कर दिया गया है, यानी कि पहले ही सुना गया है, हर्ड किया गया है और
फाइनली डिसाइड किया गया है, उस केस को कोई भी कोर्ट जो है वो ट्राई नहीं करेगा। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, एक दुविधा आ रही होगी कि भैया कोई केस अगर पहले से डिसाइड कर दिया गया है तो केस को ट्राई क्यों नहीं किया जाएगा दोबारा। तो इसके पीछे जो रेस जुडिकाटा का ऑब्जेक्ट है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हमें ये समझना है कि भैया अगर सेम पार्टी है, सेम कॉज ऑफ एक्शन है, सेम टाइटल है, सेम अगर हम बात करें कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दिया गया कोई मैटर, तो कोई भी पार्टी जो है दोबारा से केस फाइल नहीं कर सकती। कोर्ट जो है उस केस को ट्राई नहीं करेगा। एग्जाम्पल को हमने पहले समझ ही लिया है। इस डेफिनेशन पे बेस्ड है हमारे एसेंशियल कंडीशन ऑफ रेस जुडिकाटा, यानी कि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी तो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा जो है वो अप्लाई नहीं होगा। सो गाइज बेसिकली देयर आर 5 एसेंशियल कंडीशंस ऑफ रेस जुडिकाटा। पहला है मैटर इन इशू, दूसरा है सेम पार्टीज, तीसरा है सेम टाइटल, चौथा है कॉम्पिटेंट कोर्ट और पांचवा है हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से क्लियर करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम अच्छे से क्लियर करके चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैटर इन इशू। द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट और इशू मस्ट बी द सेम मैटर विच वॉज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इधर एक्चुअली और कंस्ट्रक्टिवली इन फॉर्मर सूट। देखिए फॉर्मर सूट का मतलब होता है पहले वाला सूट, यानी कि जो पहले डिसाइड हो चुका है, और सब्सिक्वेंट सूट का मतलब होता है जो बाद में दोबारा फाइल किया गया, उस सूट की बात की जा रही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैटर और इशू जो है ना, यानी कि जो इशू है, जैसे कि हमने बात करी एग्जाम्पल में रिकवरी, वो सेम उसी चीज़ के लिए होने चाहिए जिसके लिए पहले वाला केस जो है फाइल किया था, फॉर्मर सूट जो है वो फाइल किया था। मान लीजिए ए नामक व्यक्ति है, उसने बी नामक व्यक्ति को 50,000 रुपये दिए। अब जो केस उसने फाइल किया है ए और बी के बीच में हुआ है, सेम पार्टीज हैं। यहाँ पे रिकवरी कितने की है? 50,000 की। ठीक है, कोर्ट में केस फाइल किया, कोर्ट ने रिकवरी दिला दी। अब जब ए और बी ने दोबारा से केस फाइल किया, यानी कि ए ने जो बी पे दोबारा से केस फाइल किया, वो किसके लिए किया? रिकवरी करिए 70,000 की। अनदर इशू है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि भैया पहले से ही सेम पार्टीज है, सेम टाइटल है और रिकवरी का ही मैटर है तो ये पहले से ही एप्लीकेबल नहीं होगा, रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा यहाँ पर। तो नहीं गाइज, यहाँ पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले जो रिकवरी करी गई थी वो 50,000 की करी गई थी, अब जो रिकवरी का मैटर है वो है 70,000 का। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सेम पार्टी सेम टाइटल होने से फ़र्क नहीं पड़ता, जो मैटर है, जिस पे इशू है, जिस पे विवाद है, वो भी सेम ही होना चाहिए। अच्छा, हमें इसमें एक चीज़ और समझनी है गाइज कि मान लीजिए पहले ए और बी के बीच में जो मैटर था वो 50,000 रुपये का था, ठीक है, जो कोर्ट ने दिलवा दिए। अब दोबारा ए और बी के बीच में जो मैटर है वो भी 50,000 रुपये के लिए है। पर समझना क्या है हमें कि पहले दूसरे 50,000 के लिए था, अब जो है वो दूसरे 50,000 के लिए है। कभी आप लोग सोचेंगे अमाउंट तो 50,000 सेम है भाई, इसका मतलब यहाँ पे भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। नहीं गाइज, समझना यह है कि जो मैटर जो है, इशू जो है, जिसके लिए वाद विवाद हो रहा है, वो सेम होना चाहिए, वो अलग नहीं होना चाहिए। आई होप आप लोगों को पहला एसेंशियल समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दूसरे एसेंशियल की, सेम पार्टीज। द फॉर्मर सूट, यानी कि पहले वाला जो सूट है, मस्ट हैव बीन अ सूट बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम। यानी कि दोस्तों जो पहले वाला सूट जो है ना, पहले वाला जो फॉर्मर सूट है, वो सूट और सब्सिक्वेंट सूट, यानी कि जो दूसरा केस जो फाइल किया जा रहा है, वो सेम पार्टीज के बीच में होना चाहिए, तभी रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मान लीजिए पहले जो केस था वो ए और बी के बीच में था, ठीक है। अब ए ने जो केस फाइल करा है वो बी के बेटे जेड के नाम पर किया है, अमाउंट सेम है 50,000 रुपये, ठीक है। पर यहाँ पर पार्टी सेम है? नहीं जी, पार्टी सेम नहीं है। यहाँ पर बी का बेटा यानी कि जेड यहाँ पर शामिल है। तो जब पार्टी सेम नहीं है, अमाउंट सेम है, चलिए समझ में आता है, तो रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बात करते हैं थर्ड एसेंशियल की, सेम टाइटल। अब यहाँ पर दोस्तों हमें समझना टाइटल का मतलब क्या होता है। टाइटल का मतलब होता है जो कोर्ट में आवाज़ लगाते हैं, यानी कि ए बी सी वर्सेस एक्स वाई जेड, ये होता है टाइटल, है ना जी। ए बी सी वर्सेस एक्स वाई जेड एंड अदर्स। यहाँ पर अदर्स जो होंगे यानी कि बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे टाइटल जो है ना, वो भी सेम ही होना चाहिए पहले वाले केस के हिसाब से। अगर टाइटल पहले वाला नहीं होगा तो भी जो है रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं ए ने बी पे केस फाइल करा था पहला, वो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो टाइटल है ए वर्सेस जेड, यानी कि बी का बेटा है, एंड अदर्स में उसने बी को पार्टी बना रखा है। तो पार्टीज तो यहाँ पर ए और बी हैं,
ए और जेड भी है, पर यहाँ पे टाइटल जो है वो डिफरेंट हो गया। पहले जो टाइटल था वो ए वर्सेस बी था, अब यहाँ पर ए वर्सेस जेड एंड अदर्स यानी कि बी हो गया है। तो भैया मैटर जो है वो इशू में वो भी सेम होना चाहिए, पार्टीज भी सेम होनी चाहिए, टाइटल भी सेम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट, जो कि है कॉम्पिटेंट कोर्ट। कॉम्पिटेंट कोर्ट का मतलब क्या होता है? द कोर्ट विच डिसाइडेड द फॉर्मर सूट मस्ट हैव बीन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट और द सूट इन सच इशू सब्सिक्वेंटली रेज्ड। यानी कि दोस्तों जिस कोर्ट ने पहले वाले केस में फैसला सुनाया है वो कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए। अगर वो कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है तो ये जो फैसला आया है वो सही फैसला नहीं समझा जाएगा। कैसे? मान लीजिए ए और बी ने, ए ने बी पर केस फाइल किया किसके लिए? 50,000 रुपये की रिकवरी के लिए, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो केस था वो फाइल किया जाना चाहिए था एक्स नामक कोर्ट के पास में। क्यों? क्योंकि जो जुरिडिक्शन है, जो अधिकार है उस केस पे सुनवाई करने का, वो बनता है एक्स नामक कोर्ट का। पर यहाँ पर ए ने क्या किया? वाई नामक कोर्ट के पास में केस फाइल कर दिया और वाई नामक कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया यहाँ पर। अब क्योंकि वाई नामक कोर्ट को अधिकार नहीं था इस केस पे फैसला सुनाने का, तो जो पहले जो फैसला सुनाया गया यानी कि जो फॉर्मर सूट पे जो फैसला आया है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा तो आया नहीं। कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन सा था? एक्स नामक कोर्ट। उसके पास तो केस फाइल ही नहीं किया गया, तो यहाँ पर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। अगर फैसला एक्स नामक कोर्ट ने सुनाया होता और फिर दोबारा से जो ए नामक व्यक्ति है बी नामक व्यक्ति पे केस फाइल करता तो ये होता रेस जुडिकाटा अप्लाई। पर यहाँ पर कोर्ट ही कॉम्पिटेंट नहीं था, वाई नामक कोर्ट ने फैसला सुनाया था, तो यहाँ पर रेस जुडिकाटा जो है वो अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट एसेंशियल कंडीशन ऑफ रेस जुडिकाटा, हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। The matter directly and substantially in issue in the subsequent suit must have been heard and finally decided by the court in the first suit। यानी कि दोस्तों पहला जो केस फाइल किया गया है किसी भी पार्टी के द्वारा कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास में, उसको फाइनली डिसाइड किया जाना चाहिए कोर्ट के द्वारा। अगर किसी कोर्ट ने उसको डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट किया है, समझ लेते हैं इसको भी एक एग्जांपल से। मान लीजिए ए नामक व्यक्ति ने बी नामक व्यक्ति के खिलाफ वही कितना 50,000 रुपये के लिए रिकवरी का केस डाला, एक्स नामक कोर्ट में फाइल किया। कोर्ट में फाइल किया, कोर्ट ने क्या कह दिया कि भैया ये तो जुरिडिक्शन नहीं बनता है आपका, आप इसको वाई नामक कोर्ट के पास में लेकर जाइए। और कोर्ट ने क्या करा? इस केस को डिसमिस कर दिया। इसने क्या करा? ए नामक व्यक्ति ने वाई नामक कोर्ट में दोबारा से केस फाइल करा। अब यहाँ पर मैटर जो था वो भी सेम था, पार्टी जो थी वो भी सेम थी, टाइटल जो थी वो भी सेम था, कॉम्पिटेंट कोर्ट भी था। पर यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक्स नामक कोर्ट ने जो केस को डिसमिस किया है, डिसाइड नहीं किया है, ठीक है, उनको सुनवाई नहीं हुई है। देखिए हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड का मतलब होता है कि प्लीडिंग्स पूरी हो, ठीक है, उसके बाद में सुनवाई पूरी हो, प्रोसीडिंग्स पूरी हो, उसके बाद में डिसाइड किया जाए। पर अगर डिसमिस किया गया है तो फिर रेस जुडिकाटा जो है वो अप्लाई नहीं होगा। आई होप कि आपको एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं रेस जुडिकाटा के वो भी क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों इसी के बीच में आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर आप लोग रेस जुडिकाटा से जुड़ी बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए होंगे बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस और देखते हैं कि उन सवाल के जवाब कितने लोग दे पाते हैं या देने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि कि आप भी रेस जुडिकाटा पे अच्छे से पकड़ मजबूत कर सकें। अब हम बात करते हैं भैया रेस जुडिकाटा का ओरिजिन कहाँ से हुआ, या ये कह सकते हैं कि रेस जुडिकाटा जो है वो किस मैगजिम पर बेस्ड है। So guys, basically there are 3 maxims from which res judicata origin। पहला है nemo dapt bis vexeri pro una et idem causa। It means that no person should be vexed, annoyed, harassed or vexed 2 times for the same cause। इसका मतलब दोस्तों इस मैगजिम का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति सेम कॉज के लिए, सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए 2 बार या उससे अधिक बार पनिश नहीं होना चाहिए, हरास नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं कि हमारे पास में एक व्यक्ति है शैतान कुमार। अब शैतान कुमार ने क्या करा कि एक बार दुखी कुमार को 50,000 रुपये दे दिए। अब उनको 50,000 रुपये जब भी वो दुखी कुमार से मांगते हैं तो दुखी कुमार एक दुख भरी कहानी सुना देते हैं और परेशान कर देते हैं कि भाई मैं नहीं दूंगा। अब परेशान कुमार ने क्या करा कि कोर्ट में केस डाला, दुखी कुमार से अपने 50,000 रुपये वापसी लेने के लिए रिकवरी सूट डाला और केस जो था कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास में गया, पार्टीज थी, पार्टीज टाइटल था। अब क्या करा, जज साहब ने फैसला सुनाया किसके फेवर में?
परेशान कुमार के फेवर में। क्यों? क्योंकि उसने पैसे सच में दिए थे। अब दुखी कुमार ने दुखी होते वो 50,000 रुपये प्लस इंटरेस्ट जो है परेशान कुमार के पक्ष में दे दिया। अब परेशान कुमार को लगा कि भाई साहब जज साहब ने मेरे फेवर में फैसला सुना दिया, मैं दोबारा से इन पे 50,000 रुपये का सूट फाइल करूंगा। उन्होंने दोबारा से कर दिया। तो जज साहब ने कहा कि भैया तूने पहले ही तुझे 50,000 रुपये मिल चुके हैं, प्लस इंटरेस्ट भी मिल गया, अब दोबारा से केस फाइल क्यों कर रहा है? तो यहाँ पर जो मैक्सिम है उसका मतलब यही है, नेमो डेप्ट बिस वेक्सरी प्रो उना एट एडम कॉजा का मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति जो है सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए, कोई भी एक घटना के लिए, कोई भी एक कृत्य के लिए 2 या उससे अधिक बार पनिश नहीं हो सकता, हरास नहीं किया जा सकता। तो दुखी कुमार ने पैसे लिए थे भाई, एक बार वापसी कर दिए। अब वो थोड़ा ना कि एक बार लिए गए पैसे 4 बार वापसी करेंगे। ठीक है गाइज। तो यहाँ पर दूसरा मैक्सिम है जिसपे ये रेस जुडिकाटा बेस्ड है, वो है इंटरेस्ट रिपब्लिका अट सिट फिनिस लिटियम। इसका मतलब है इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड ऑफ लिटिगेशन। यानी कि भाई साहब फैसले की सुनवाई होना चाहिए। ये इंटरेस्ट किसके इंटरेस्ट में है? स्टेट के इंटरेस्ट में। राज्य के हित की बात की गई है कि भैया लिटिगेशन का जो है वो एंड होना चाहिए। ऐसे तो हर बार परेशान कुमार जो है वो दुखी कुमार के लिए केस फाइल करते रहेंगे, जज साहब जो है फैसला सुनाते रहेंगे, फिर दोबारा फाइल कर देंगे, फिर फैसला सुनाएंगे, फिर दोबारा केस फाइल कर देंगे, फिर फैसला सुनाएंगे। तो रेस जुडिकाटा किस लिए आता है? ताकि के स्टेट के इंटरेस्ट की बात की गई है यहाँ पर, ताकि के कोई भी व्यक्ति जो है दोबारा किसी व्यक्ति के ऊपर केस फाइल ना कर सके। थर्ड मैक्सिम यहाँ पर है रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट एक्यूबेटर। इसका मतलब है डिसीजंस ऑफ द कोर्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट। यानी कि दोस्तों सही मायने में जो कोर्ट का जजमेंट दिया गया है, कोर्ट का डिसीजन जो पास किया गया है, उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर पहला कोर्ट का जो फैसला था जो दुखी कुमार के अगेंस्ट में था, परेशान कुमार के फेवर में था कि हाँ भी 50,000 रुपये दुखी कुमार जो है वो परेशान कुमार को देगा। इसको ही परेशान कुमार को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, पर परेशान कुमार ने क्या करा? दोबारा से केस फाइल कर दिया। तो यहाँ पर तो एंड ऑफ लिटिगेशन होना ही था ना। तो बेसिकली रेस जुडिकाटा जो है वो इन 3 मैक्सिम्स पर बेस्ड है, ताकि कि कोई भी व्यक्ति जो दोबारा से या बार बार हरास ना किया जाए किसी भी सेम कॉज के लिए, और स्टेट के फेवर में जो है लिटिगेशन का एंड होना चाहिए, और जो कोर्ट का डिसीजन है उसको करेक्ट एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। मीनिंग हो गई, डेफिनेशन हो गए, एसेंशियल्स हो गए, मैक्सिम्स हो गए। अब हम बात करते हैं कि भाई साहब रेस जुडिकाटा स्कोप कितना बड़ा है, कितना वाइडर स्कोप है इसका। द स्कोप ऑफ द रेस जुडिकाटा इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू सेक्शन 11। रेस जुडिकाटा इज द प्रिंसिपल विच इज ऑल्सो अप्लाइड टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड क्रिमिनल मैटर्स। इट इज़ एप्लीकेबल टू अदर लेजिस्लेशन एंड एक्ट्स टू। यानी कि दोस्तों अगर हम रेस जुडिकाटा की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 11 तक ही सीमित नहीं है, या ये बात कहें कि सीपीसी के सेक्शन 11 तक ही सीमित नहीं है। रेस जुडिकाटा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और इसी के साथ साथ बहुत सारे क्रिमिनल मैटर्स में भी एप्लीकेबल होता है। आगे पढ़ते हैं इसको। द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा इज बेस्ड ऑन द पब्लिक पॉलिसी एंड दिस प्रिंसिपल इज इंटेंडेड not only to prevent a new decision but also to prevent a new investigation so that the same person cannot be harassed again and again in various suits upon the same question। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा जो है वो पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड होता है, जिसका काम जो है वो प्रिवेंट करना है किस चीज़ को, कि कोई भी व्यक्ति जो है वो बार बार सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए हरास ना हो, परेशान ना हो। ऊपर ही हमने बात करी है। तो इसलिए रेस जुडिकाटा जो है इसका स्कोप जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाइडर है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ रेस जुडिकाटा। देयर आर फॉलोइंग 3 मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ रेस जुडिकाटा। दोस्तों रेस जुडिकाटा को लाने का पर्पस क्या था? देखिए मीनिंग हो गई, डेफिनेशन हो गई, एसेंशियल भी हमने पढ़ लिया, जहाँ से रेस जुडिकाटा ओरिजिन हुआ या बेस्ड है जिस पे मैक्सिम पे, वो भी हमने पढ़ लिया, स्कोप भी पढ़ लिया। पर रेस जुडिकाटा को लाया क्यों गया, क्यों लेकर आए हम रेस जुडिकाटा को? 3 बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं इसके, 3 मेन ऑब्जेक्ट हैं। पहला है एंड ऑफ लिटिगेशन। इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट द लिटिगेशन शुड नॉट बी प्रोटेक्टेड बट फिनिश्ड। यानी कि दोस्तों जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि स्टेट के इंटरेस्ट की बात करता है कि लिटिगेशन जो है वो एंड होना चाहिए। अगर लिटिगेशन एंड नहीं होगा तो केस बार बार इसी तरीके से चलते चले जाएंगे। परेशान कुमार जो है फिर से बार बार दुखी कुमार को और दुखी करता चला जाएगा। तो परेशान कुमार के एंड सूट को एंड करने के लिए, लिटिगेशन को एंड करने के लिए रेस जुडिकाटा जैसे डॉक्ट्राइन को लाना पड़ा। दूसरा ऑब्जेक्ट है इसको प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। यानी कि दोस्तों डबल जियोपार्डी की हमने बात करी, वही ऊपर वाला मैक्सिम्स, कि नो वन शुड बी वैक्स ट्वाइस फॉर वन एंड द सेम कॉज। दुखी कुमार ने एक बार 50,000 रुपये लिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो बार बार जितनी बार केस फाइल किया जाएगा 50,000 रुपये वापसी करेगा। नहीं भाई, एक बार लिए हैं दे दो, बस खत्म कहानी।
थर्ड ऑब्जेक्ट है इसका, डिसीजन ऑफ कोर्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट एंड फाइनल, यानी कि जो कोर्ट का जो डिसीजन है उसको करेक्ट और फाइनल ही एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, स्टेट एंड द कोर्ट दैट द डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट एंड फाइनल। स्टेट, इंडिविजुअल और कोर्ट के हित में है कि जो कोर्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसको वैसे ही करेक्ट और फाइनल एक्सेप्ट करे। अगर किसी को लगता है कि इसमें त्रुटि है या कुछ भी बात है तो अपील फाइल कर सकता है, यानी कि उसी ऑर्डर के खिलाफ में बार बार केस फाइल करे। पर जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद हर जगह मिलते ही मिलते हैं, ऐसे ही रेस जुडिकाटा के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पर रेस जुडिकाटा जो है वो अप्लाई नहीं होता है। कहाँ पर नहीं होता भाई साहब? पहला है इसमें जजमेंट इन ओरिजिनल सूट ऑब्टेन बाय द फ्रॉड, यानी कि जहाँ पर जो पहले वाला जो सूट था, जो पहले वाला जो केस था, फॉर्मर सूट जो था, उसकी जो जजमेंट थी वो फ्रॉड के थ्रू ली गई है। कैसे? मान लेते हैं कि भैया परेशान कुमार ने दुखी कुमार पे केस फाइल किया, 50,000 रुपये दुखी कुमार ने लिए जरूर थे पर दुखी कुमार ने 50,000 रुपये वापसी कर दिए। उसका रिकॉर्ड जो है परेशान कुमार ने कोर्ट में नहीं लगाया और परेशान कुमार ने कोर्ट से फ्रॉड करते हुए डिसीजन ले लिया। अब जहाँ पर कोर्ट को लगता है कि भैया वो जो फैसला लिया गया है वो फ्रॉड के थ्रू लिया गया है, तो कोर्ट जो है वहाँ पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं करेगा। इफ द कोर्ट थिंक्स दैट द जजमेंट ऑफ फॉर्मर सूट इज ऑब्टेन्ड बाय द फ्रॉड देन द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा इज नॉट अप्लाइड। दूसरा एक्सेप्शन, व्हेन प्रीवियस सूट इज डिसमिस्ड। मैंने आप लोगों को बताया कि केस जो है वो हर्ड होना चाहिए, प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए और फाइनल डिसाइड होना चाहिए, बट when previous suit is dismissed without adjudication or decision, then res judicata should not be applied. For obtaining doctrine of res judicata, the former suit should be decided finally by the competent court. यानी कि अगर यहाँ पर res judicata अप्लाई होना है तो जो पहले वाला सूट है, जो फॉर्मर सूट है, वो प्रॉपर डिसाइड होना चाहिए। अगर वो डिसाइड नहीं है, डिसमिस किया गया है कोर्ट के द्वारा, डिसमिस इन डिफॉल्ट किया गया है, तो res judicata अप्लाई नहीं होगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। मान लीजिए ए नामक एक व्यक्ति है जिसने बी नामक व्यक्ति पर प्रॉपर्टी पे पोजीशन पाने का केस फाइल किया। अब प्रॉपर्टी के हिसाब से जो कोर्ट फीस लगनी चाहिए थी वो ए नामक व्यक्ति ने प्रॉपर कोर्ट फीस फाइल नहीं करी। अब केस था ए वर्सेस बी के बीच में, ठीक है, जज साहब के सामने गया और वो जो केस था वो डिसमिस कर दिया गया। क्यों? डिसमिसिंग डिफॉल्ट कर दिया गया, क्योंकि वो प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं थी। अब ए ने दोबारा से प्रॉपर कोर्ट फीस लगाकर केस फाइल करा गया। सेम कॉज ऑफ एक्शन है, सेम टाइटल है, सेम पार्टीज हैं, ए वर्सेस बी, कॉम्पिटेंट कोर्ट भी है, डिसमिस हुआ है केस, बस उसमें डिसीजन नहीं दिया गया, डिसाइड नहीं किया गया, सिर्फ डिसमिस किया गया। क्यों डिसमिस किया गया? डिसमिसिंग डिफॉल्ट किया गया है कोर्ट फीस के चलते। तो क्या इस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फाइनल डिसाइड नहीं हुआ है, ना इसमें प्रोसीडिंग्स हुई हैं, ना इसमें आगे की जो चीज़ें चलनी थी कोर्ट की वो नहीं चली, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं हुई हैं, डिसाइड नहीं हुआ है, फाइनल डिसाइड नहीं हुआ, सिर्फ डिसमिस हुआ है। तो यहाँ पर भी रेस जुडिकाटा अप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, a different cause of action. Section 11 will not be applied when there is a different cause of action in the subsequent suit. पहले परेशान कुमार और दुखी कुमार में केस फाइल हुआ था 50,000 को लेकर। अब जो केस फाइल हुआ है वो पोजीशन को लेकर हुआ है प्रॉपर्टी पर। पार्टी सेम है, टाइटल सेम है, कॉम्पिटेंट कोर्ट भी है, पर कॉज ऑफ एक्शन है अलग है, तो यहाँ पर भी रेस जुडिकाटा जो है वो अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हेन देयर इज ए इंटरलोकेटरी ऑर्डर। दोस्तों जहाँ पर इंटरलोकेटरी को हम समझ लेते हैं, इंटरलोकेटरी का मतलब होता है इंट्रीम ऑर्डर, यानी कि जहाँ पर सूट डिसाइड नहीं हुआ है, सूट अभी पेंडिंग है और ऑर्डर कैसा है? इंट्रीम ऑर्डर। तो दोस्तों जहाँ पर इंट्रीम ऑर्डर आता है या इंटरलोकेटरी ऑर्डर आता है उसके खिलाफ भी, या ये कहें कि अगर उसको लेकर भी कोई पार्टी केस फाइल करती है तो वो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, वेवर ऑफ ए डिक्री ऑफ रेस जुडिकाटा। डिक्री ऑफ रेस जुडिकाटा इज अ प्ली इन द बार विच पार्टी मस्ट वेव. If a party did not raise the plea of res judicata, then the matter will be decided against him. It is the duty of the opposite party to make the court aware about the adjudication of matter in former suit. दोस्तों मान लेते हैं ए नामक व्यक्ति ने बी नामक व्यक्ति पे केस फाइल किया, केस जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिसाइड भी हो गया। अब ए नामक व्यक्ति ने दोबारा से बी नामक व्यक्ति को परेशान करने के लिए केस फाइल किया। अब ये बी नामक व्यक्ति की ड्यूटी बनती है कि वो कोर्ट को अवेयर कराए कि भैया ये जो केस है वो पहले ही डिसाइड हो चुका है और इस बार ये रेस जुडिकाटा की दायरे में आएगा, क्योंकि कोर्ट को तो नहीं पता होगा ना कि भैया पहले ही केस फाइल हो चुका है, डिसाइड हो चुका है। और अगर कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन नहीं रेज करता है इस चीज़ के बारे में और रेस जुडिकाटा का प्ली नहीं लेता है तो भी रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा।
ये तो बी नामक व्यक्ति को बताना पड़ेगा, और अनटिल और अनलेस बी नामक व्यक्ति जो है ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेगा, रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, कोर्ट नॉट कॉम्पिटेंट टू डिसाइड। व्हेन द फॉर्मर सूट इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट हु हैज नो जुरिडिक्शन टू डिसाइड द मैटर, देन द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज नॉट अप्लाइड टू द सब्सिक्वेंट सूट। मैंने आप लोगों को बताया कि भैया केस फाइल करना था वाई नामक कोर्ट के पास में, केस फाइल कर दिया एक्स नामक कोर्ट के पास में। अब एक्स नामक कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया, जबकि क्या उसका एरिया नहीं बन रहा है, क्षेत्र अधिकार नहीं बन रहा है, जुरिडिक्शन नहीं बन रहा है। तो जहां पर किसी कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं बन रहा है, जो कोर्ट फैसला सुना रही है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है, और बाद में जो केस फाइल किया गया है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास में फाइल किया गया है, तो यहाँ पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। रेस जुडिकाटा तभी अप्लाई होगा जब पहले जो फैसला सुनाया गया है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास से आए। अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है तो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट एक्सेप्शन, व्हेन देयर इज अ चेंज इन लॉ। व्हेन देयर इज अ चेंज इन द लॉ एंड न्यू लॉज ब्रिंग न्यू राइट्स टू द पार्टीज, देन सच राइट्स आर नॉट बार्ड बाय सेक्शन 11। यानी कि दोस्तों जहाँ पर लॉ में चेंजेस आ जाते हैं, तो जब लॉ में चेंजेस आ गए और पार्टीज़ के पास में नए नए राइट्स आ गए, तो सेक्शन 11 जो है उनको रोकेगा नहीं दोबारा से केस फाइल करने के लिए। तो रेस जुडिकाटा की इस वीडियो में हमने मीनिंग देखी, डेफिनेशन देखी, एसेंशियल्स देखे, मैक्सिम्स देख लिए, स्कोप, ऑब्जेक्ट और एक्सेप्शन भी देख लिए। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक सवाल जिसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। सवाल यह है कि मान लीजिए ए नामक व्यक्ति ने बी नामक व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल किया। केस फाइल करने के बाद में ए नामक व्यक्ति जो है वो कोर्ट में जाना बंद कर देता है, कोर्ट में जाना बंद कर देता है, और कोर्ट जो है, देखिए कॉम्पिटेंट कोर्ट है, कोर्ट जो है वो डिसमिस इन डिफॉल्ट, यानी कि उस पार्टी की गैर हाजिरी की वजह से, ए नामक व्यक्ति की गैर हाजिरी की वजह से कोर्ट को जो है वो केस को जो है वो डिसमिस कर देता है। अब केस डिसमिस हो गया, अब ए नामक व्यक्ति जो है बी नामक व्यक्ति के खिलाफ फिर दोबारा से उसी कोर्ट में या कॉम्पिटेंट कोर्ट में केस फाइल करता है। तो क्या यहाँ पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा या नहीं होगा, आपको ये बताना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर। इस वीडियो के PDF नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सारी वीडियोज़ के PDF नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आप लोगों को एक बात और बताना चाहेंगे कि अगर हमारे नोट्स आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होते हैं, आप लोगों को हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलती है, और आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, अप्रिशिएट करना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी हेल्प करना चाहते हैं, तो हमने अपनी वेबसाइट पे अपने QR कोड को अपलोड कर दिया है। तो आप उस QR कोड को स्कैन करके हमें कोई भी एप्रिशिएशन अमाउंट जो आप लोगों को लगता है कि हमारे लिए हमें ट्रांसफ़र करना चाहिए, वो अमाउंट हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।